मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र और रीतू भी इस वक्त मौजूद हैं और न्यूज रूम में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय भी आपसे करवाएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस वक्त मौजूद हैं। संजय निषाद वो चेहरा जो 2013 से पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पर जाने जाते थे। 2015 में उन्होंने एक आंदोलन किया, निषादों को लेकर यह आंदोलन हुआ, रेलवे ट्रैक को जाम किया, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम जो है वो सब जानने लगे। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और आज सवालों की बौछार हमारे तमाम सहयोगी उनसे करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि जिस तरीके से इस वक्त अभी आप घोसी विधानसभा चुनाव से होकर आए हैं और वहां पर जीत नहीं मिल पाई है, कई और चेहरे भी थे जो आपके साथ में थे, चाहे हम अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की बात कर लें, उसके अलावा ओपी राजभर की बात कर लें, दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी छोड़कर अभी आए हुए थे। तो ऐसे में आपको भी वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा गया था। क्या चुनौतियां रही, क्यों चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, पहली बात तो भारत सौभाग्यशाली है कि देश को एक दिशा देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दुनिया में एक राष्ट्र को, हमारे इस सोने की चिड़िया और इस भारत को एक राष्ट्र मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 का नेतृत्व और उसका जो है अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर लाना, फिर 3रे नंबर पर लाना, फिर हमारे जो गरीब कल्याण। तो देश का जो चुनाव होता है, जब लोकसभा, ये प्रधानमंत्री के चेहरे, प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय काम और नीतियां गरीबों के लिए क्या किया है। प्रदेश का जो चुनाव होता है वो मुख्यमंत्री और प्रशासन पर होता है और विकास पर होता है। बिल्कुल संजय जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। आप अपने समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अपने समाज के आरक्षण की बात हमेशा करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कल राज्यसभा में, उसके पहले लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ है। इसको किस तरह से देखते हैं और आपके समाज की महिलाओं को उसको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये देश को आजाद कराने में 193 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में जो निवास करती है, जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा गया था। भारत में हम 578 जातियों के नाम से जाने जाते हैं। हम पहले इस देश में, पहले सड़क नहीं थी, हाईवे नहीं था, नदियां थी, उसी से चलते थे। सबसे पहले मुगलों और अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मैं उसे लंदन में जाके देखने गया, कहाँ काला कानून बना था, और वहां से हमारे ऊपर जन्मजात अपराधी घोषित करने का कानून बनाया। कानून से हम लोग उजड़े हुए लोग हैं और हमारे लोग 578 जातियों में बटे पूरे देश के लोग। हमारे लोगों ने नदियों में डुबो के अंग्रेजों को काट के मार कर भगाया, देश को आजाद कराया और संविधान बना। और संविधान में अनुसूचित जाति की सूची बनी, अनु मतलब नीचे मतलब सूचित किया जाएगा, और उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेकिन दुर्भाग्य था कि देश तो 1947 में आजाद हो गया, संविधान 1950 में बना और पहला चुनाव 1952 में हुआ। जब हमारे ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था, हमारे लोग जेल में बंद थे, 31 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल कास्ट हटा। मतलब हम देश आजाद होने के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। अब जब 5 साल 16 दिन गुलाम रहे तो एक सरकार तो खत्म हो गई, और जो भर्ती हो गए, जिस तरीके से ट्रेन में कोई चढ़ जाए और फिर बाद में दूसरे कहता नहीं जगह नहीं है, न चढ़ने दो। तो लेदरमैन सेवक जातियां थी, वाशरमैन सेवा करती थी अंग्रेजों मुगलों की, और बाद में उनको मिल गया। और जो फिशरमैन तो लड़ाई लड़ते थे वो नहीं पाए। तो निश्चित रूप से पहली बार बिना दस्तावेज की लड़ाई तो होती नहीं है। हमारे दस्तावेज को कांग्रेस ने गायब करा दी। जो क्रिमिनल कास्ट जो हमारे ऊपर अनुसूचित जात का, जिसमें लिखा हुआ है कि लेदरमैन की मुतरा दखना मोची अहिरवार गहरवार लेदरमैन है, रजक बरेटा कनौजिया जो है वाशरमैन है, और केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार जो है ये फिशरमैन है मझवार। तो उस फाइल को मंगवाया आर्कोलॉजी से और गायब कर दिया। उनके खिलाफ हम लोगों ने संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा भी लिखा। मेरे पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था। पहली बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 20 दिसंबर को पत्र लिखा आरजीआई को, 18 जनवरी 2021 को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, पहली गिनती। जब मेरे पास प्रमाणिक दस्तावेज हो गए, मैं सौभाग्यशाली हूं, अपने समाज का जो सड़क पर नेतृत्व करता था अब सदन में नेतृत्व करता। लोग जो न्याय दिलाने वाली 4 अदालतें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, और चारों जगह वकील हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक वो टेबल पहुंच गया, क्योंकि
क्योंकि आरजीआई ने लिखा कि ये मामला गृह मंत्री मतलब सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, तो सामाजिक न्याय मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं और उनको मैंने पहुंचा दिया प्रमाण सहित। उन्होंने कहा धैर्य रखो, जिस तरीके से धारा 370 खत्म हुआ, धैर्य रखो जिस तरीके से राम मंदिर बना है, और धैर्य रखो राष्ट्रवाद के बड़े बड़े मुद्दे आपका भी काम हो जाएगा। उस पर चल रहा और निर्णायक दौर पर आज नहीं कल होगा। महिला आरक्षण पर मैं बधाई दूंगा कि आधी आबादी, हमारी आधी आबादी जिसे हम मातृशक्ति के रूप में पूजा करते हैं भारत जो है, और भारत में महिलाओं का एक स्थान है, कभी भी कोई भी पूजा पाठ होगा उनका एक महत्व है, और आधी आबादी को हम इस लोकसभा मतलब लोकतंत्र का जो चलिए ठीक है, ये तो आरक्षण की बात हो गई जिसके बारे में आपने बताया, क्योंकि आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत इस आरक्षण के साथ हुई है और निषाद समाज के आरक्षण को लेकर आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहां तक पहुंची ये सफर आपने हमको बताया। ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, आएंगे गठबंधन ने सवाल उठाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि देखिए केंद्र में है और आप उस पार्टी के साथ में अलायंस में हैं, आप उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे। और दूसरी बात यह, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर अब नहीं है, घोसी उपचुनाव को लिटमस के तौर पर देखा जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट है कहीं ना कहीं, और आप यहां पर बात कर रहे हैं कि ना पहले जीती ना आप जीती, ऐसे कैसे संभव है। आपके जो सवाल हैं उसका मैं जवाब दे दूं कि ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो एक बैकवर्ड क्लास में एससी भी आता है और ओबीसी भी आता है, अदर बैकवर्ड क्लास है। इसके मतलब बैकवर्ड मतलब होते हैं कि जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से पिछली सरकारों ने, अंग्रेजों, मुगलों ने किसी भी कारण से वो दूर रहे लंबे समय से, तो उन्हें आरक्षण चाहिए। तो अनुसूचित जात का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में है राजनीतिक, तो ये ओबीसी का भी आरक्षण जो है विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए, क्योंकि 4 सभाएं हैं और 4 सभाओं में एक तो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा में अगर आरक्षण है ओबीसी का, तो अगर निचले स्तर पर आरक्षण है ओबीसी का, तो विधानसभा में, विधान परिषद में और राज्यसभा में होना। अब बिना जब तक राज्यसभा, विधान परिषद में, विधानसभा में आरक्षण ओबीसी का नहीं होगा, तब तक जो है ये बहुत इनके हो नहीं सकते लंबे समय से। पिछली सरकार जो राहुल जी की बात कर रही है, राहुल की सरकार ने तो पिछड़ों का सत्यानाश कर दिया था। भले आप आरक्षण तो लागू हो गया ओबीसी का, लेकिन शिक्षा में आरक्षण नहीं था। जब आरक्षण नहीं रहेगा शिक्षा में तो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। मोदी जी ने कमीशन बनाए पिछड़ा वर्ग आए, और आपने देखा कि शिक्षा में आरक्षण। जब हम लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित आदमी, भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा जरूर। अब सवाल और मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पे शिक्षा की बात की है, कुछ दिनों पहले बीमा को लेकर आप किसानों को लेकर ये बोलकर आए थे कि वो गवार हैं, उनको पता नहीं है, कई बार समझाया गया है कि बीमा कराइए लेकिन बीमा नहीं कराते। इसका क्या आशय कि हमारे देश के किसान पढ़े लिखे नहीं है, वो जानते नहीं है। ये तो रिकॉर्ड आपके पास है कि शिक्षा का क्या स्तर है। शिक्षा का मतलब शरीर पे 2 पार्ट हैं, एक तो शरीर को बढ़ाने के लिए होता है और एक दिमाग को बढ़ाने के लिए। लेकिन दिमाग को बढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल में जाता है तो व्यवस्था क्या दिया कि वहाँ दिमाग का भोजन न दो और उसको भी पेट का भोजन दो। शिक्षा का मतलब हुआ कि अगर 60 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांव में, प्राइमरी में अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया ये कांग्रेस ने, ये हमारे साथ धोखा हुआ गांव के लोगों को कि जिसके पास रुपया होगा एकेडमी में पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और जो गांव का जो गरीब है, गांव में जो किसान है, नौजवान है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका बेटा प्राइमरी में जाएगा, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ेगा? अंग्रेजी तो पढ़ना चाहिए ना। आज हमारी सरकार आई है और देखो हर जगह अंग्रेजी पढ़ने का। आज प्राइमरी स्कूल में हम लोग जो पहले जाते थे तो बोरा लेके अपने घर से टाट लेके जाते थे, उस पर पढ़ के आते थे तब के। भाई आज हमारे वहाँ देखो स्कूल कैसा। ज्यादा वक्त नहीं हुआ इस बात को जिसकी आप बात कर रहे हैं, 90s की बात है ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और हमारे यहाँ शिक्षा पर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भी अब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। बीमारू प्रदेश था, अब आज के दिन में सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। तो बीमारू प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में योगी जी अगर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार उसमें लगी है, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपनी सरकार को। और निश्चित रूप से शिक्षा का जो स्तर बढ़ा, जो रिजर्वेशन दिया ओबीसी को, लोग शिक्षित होंगे और निशिक्षित होकर समाज को शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कुछ न कुछ तो भाई गंवार मतलब होता है जो गंवा दे अपना, जो हिस्सा अपना गंवाए उसका नाम है गंवार, और जो हिस्सा पाए वो होशियार। तो राजनीति के जो हिस्सेदार है वो सबल है, जो राजनीति के शिकार है वो निर्बल है। आपने नई परिभाषा भी दी और दूसरा आपने डॉक्टर अम्बेडकर के उस कोट को भी आपने दोहराया कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है और जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके जो बयान है ना, वो लोगों को छल नहीं करते हैं, लोग उससे कहीं ना कहीं आहत भी नजर आते हैं। विवादित बयानों के लिए भी आप जाने जाते हैं। आपने कहा था कि जब अखिलेश यादव
आपने कोट करते हुए एक बात कही थी, शायद संत कबीर नगर में जब वोटिंग के बाद काउंटिंग हो रही थी, तो जब खासतौर पर जो मुस्लिम इलाके थे वहां पर काउंटिंग हो रही थी, सपा आगे चल रही थी, तो आप कह रहे थे ये पाकिस्तान में भी वोट खोल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। देखिए, जब हम लोग संत कबीर नगर में काउंटिंग हो रही थी, तो निश्चित रूप से वहाँ एक क्षेत्र एरिया है, तो वहाँ के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा भाई ये तो हम लोग 5 वोट 10 वोट 20 वोट से आगे पीछे चल रहे हैं, और लगभग 25-30% ऐसे जो बक्से खुल चुके हैं। तो उन्होंने कहा अभी जो है वो जो पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे रामनरेश चौधरी थे भाजपा के, उन्होंने कहा अभी वो पाकिस्तान वाला बक्सा खुला है, इसलिए अभी जब हिंदुस्तान वाला खुलेगा तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तो उस समय उन्होंने जो वर्ड कहा था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया, और जीता भी हम लोगों ने, जब हमारे तरफ के हमारे लोगों का बक्सा खुला था। विवादित बयानों की बात हो ही रही है संजय जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक धड़ाधड़ वो हिंदू और सनातन धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं। अभी उनका हाल ही फिलहाल में एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का फारसी में मतलब चोर होता है। देखिए, उन्होंने जो भी टिप्पणी की है, मैंने कहा ना, वो बयान नहीं है, वो बयाना लिए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाई जाए। क्योंकि क्या समाजवादी पार्टी में एक फार्म निकालेंगे कि जो हिंदू लिखेगा वो हमारे यहाँ टिकट नहीं पाएगा, जो हिंदू रहेगा वो हमारे यहाँ मेंबर नहीं बनेगा। तो कभी समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, तो वो क्या महासचिव का मतलब होता है कि जो बोले वो काम हो, तो क्या वो फार्म समाजवादी पार्टी? आज के दिन में हिंदू शब्द का मतलब उसके रामायण और गीता के उन्हीं पार्टी के पूरी हो जाए। राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की तरफ से बयान आया है, आपने वो भी बयान सुना होगा। वो कहते हैं कि मैं सच्चा सनातनी हूँ, हर भगवान को मानता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। उसके बाद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया भी आई थी, उन्होंने भी अपने आप को सनातनी बताया था। तो समाजवादी पार्टी की जो मैं कह सकता हूँ, क्या ये दोहरा रवैया है कि एक तरफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ इसलिए ही रखे हैं कि वो इस तरीके की बयानों की बौछार करें, और दूसरी तरफ आप उसको कवर करने की कोशिश करें, चाहे वो डिंपल यादव हो या फिर रामगोपाल यादव हो। सनातन बोल रहे हैं, एक कहते हैं रसातल बोल रहे हैं, तो सनातन तनी तना जब उन्हीं में है, दोनों महासचिव के दोनों अलग अलग बयान है। इससे जो भी उनका बयान है आज मौर्य, आज हमारे यहाँ धर्म के खिलाफ बोलने वाले को अधर्मी कहा जाता है, और आज के दिन में हमेशा हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में लिखा है, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म के खिलाफ बोलने वाले हैं, तो कोई न कोई आता है। तो मोदी योगी आए हैं और ऐसे लोगों को आज के दिन में उसी रामायण, उसी गीता, उसी वाल्मीकि रामायण के आधार में निषाद राज का किला मिला हुआ है। अगर हमारे उसके आधार पर किला मिला, खुदाई हुई निषाद राज का किला मौजूद है 3 किलोमीटर का, पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई है, उसे ऑडिटोरियम बनवाने में 20 करोड़ 30 लाख रुपए, निषाद राज के उस किले को आज के दिन में सब दर्शन करने जाते, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति बड़ी लगी है, और वहाँ आज के दिन में जो है प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आप निषाद राज किले की बात कर रहे हैं, तो निषाद राज किले को लेकर ये बात सामने आई थी कि जो मस्जिद है वो हटवा दी जाए वहाँ से, उसको लेकर आगे क्या कुछ कहा जा सकता है? मैं कह रहा हूँ कि अगर उस किले इसी रामायण गीता के आधार पर हमारा किला मिला हुआ, अगर इस धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा तो इसलिए निषादों के खिलाफ बोल रहा, निषाद इसलिए इंतजार कर रहे हैं गांव में आप वोट मांगने हमारे यहाँ, इसीलिए तो 40 गांव हमारा जो क्या चाहते हैं कि उस पे क्या चाहते हैं जांच हो, जैसे कि वाराणसी में ज्ञानवापी का ऐसा ही सर्वे हो रहा है, कितना पुराना वहाँ पर किला था? मैं तो चाहूंगा भगवान राम त्रेता में आए थे, त्रेता में भगवान राम आए थे, जब उन्होंने तो एक ऐसा गुरुकुल था जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, रघुकुल और निषाद राजकुल, और दोनों लोगों ने उसमें पढ़ा और बढ़ा, और उन्होंने देखे जब बन जाना हुआ तो अपने बड़े भाई निषाद राज के पास गए और उन्हें गले लगाया, और निषाद राज ने कहा हे राम मित्र थे हो और भविष्य में रहेंगे, लेकिन आज आप भगवान के रूप में दिख रहे हो। तो पहला दर्शन निषाद राज ने किया था भगवान राम में, और गंगा पार करके सेना देकर रावण राज खत्म किया था। तो आज के दिन में अगर भगवान राम जहाँ सोए हो, उनके सीने पर मस्जिद हो, तो ये गलत बात है ना। त्रेता में तो मस्जिद था नहीं, निषाद राज की किला जब खुदाई हुई तो स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी ने गई थी उस समय, तो आर्कियोलॉजी ने जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो उस नक्शे में तो मस्जिद है नहीं, वो जंगल था, अब कटा है। तो मैं कहता हूँ आज के दिन में वो जिस तरीके से भगवा आज के दिन में निषाद राज का किला जब था, और निषाद राज के किले पर जय निषाद राज का झंडा था, भगवान राम गए थे तो सुख था, सुख शांति थी। जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर
पहले भगवान राम जय श्री राम का झंडा था तो सुख था, अब बाबरी मस्जिद पर हरे रंग का झंडा लग गया तो देखो क्या दशा। तो मान रही भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, या जो भी हमारे भारत के जितने भी जो इस भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे, सब लोग आगे इकट्ठा हुए। लोकतंत्र के हिसाब से भाई, लोकतंत्र के स्तंभ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने उसे हरे रंग का झंडा बाबरी मस्जिद को हटा दिया। तो मैं भी अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से इस बात को संदेश लेके जा रहा हूं कि भाई वहां भी निषाद राज के किले पर जो मस्जिद है उसको लोकतांत्रिक ढंग से हटा दिया जाए, वो निषाद राज के उसके झंडे को हरे रंग का झंडा हटा दिया जाए। निषादों का इतिहास आज का नहीं है, निषाद त्रेता युग से है। निषाद राज की हम बात कर लें, उसके बावजूद सिर्फ एक जाति आधार पर तो हम देख सकते हैं निषाद कोई अपने नाम सरनेम लगाता देखा गया है, लेकिन एक संगठन के तौर पर जब आपने एक पार्टी बनाई, आपने साथ आए, तब वो कहीं ना कहीं नजर आए, तो इसका क्रेडिट जाहिर सी तौर पर आपको जाता है। लेकिन आप पर अवसरवादी होने का भी आरोप लगता है। आप जब एनडीए से बाहर होते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं सनातन को ही आहत करते हैं। तो क्या आप जब एनडीए के साथ हैं तभी आपको सनातन याद आता है? एक ये बड़ा सवाल है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि निषाद राज और प्रभु श्री राम की जो मित्रता है उसकी मिसालें दी जाती हैं, तो आपको लगता है कि दोनों ही, चाहे वो प्रभु राम को मानने वाले लोग हों, चाहे निषाद राज को मानने वाले लोग हों, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं और ये हमेशा संगठित रहेंगे? या फिर आपको अगर मौका दूसरी पार्टी से या दूसरे दल से भविष्य में मिलता है तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं आज के दिन में कि त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया, उसी तरीके से आज निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को ये गले लगाया है मोदी जी ने, आज राम के मंदिर को, राम को उस स्थान पर पहुंचाने वाले को। तो आज के दिन में हम अपने को सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन में सारे काम 13 किताबें हमने लिखी है निषादों पर, उनको जगाने के लिए। आज उनके लिए मैंने विभागों में पहली बार है कि इनके लिए पिछली सरकारों ने 3000 करोड़ रुपया दिया था 67 साल में। पहली बार मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय अलग करके 39,000 करोड़ रुपया दिया। 26,000 करोड़ तो उनके लिए अनुदान के लिए है, उनके लिए अनुदान है, उनके लिए बीमा के लिए, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, बाकी इंफ्रा। उत्तर प्रदेश में भी मछुआ कल्याण कोष की अपने स्थापना कराई। पहली बार है कि हम अपने समाज को शिक्षा देने के लिए उनके बजट लाया हूँ। चलिए, क्योंकि आप पहली बार निषाद समाज के लिए, आपका सवाल था कि भाई की अवसरवादी हैं, तो अवसरवादी नहीं है। इस समाज को हिस्सा दिलाने के लिए हमारी बात आवाज जाए, हमारी बात सदन में जाए, हम वकील पहुंचाने के लिए। भाई लोकतंत्र में भाई भगवान राम और निषाद राज कलम चलाए थे, उनके कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तब जाके राम राज आया था। तो अगर हम कैबिनेट में पहुंचना, निषाद राज का बेटा कैबिनेट में पहुंचेगा तभी तो राम राज और निषाद राज आएगा। तो इसलिए वहां पहुंचने के लिए लोकतंत्र के जितने हथियार हैं वो तो उपयोग करना ही पड़ेगा, तो हमें जाना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से देखिए, मैंने 9 साल में बेमिसाल हमने कायम किया और 9 साल में मछुआ समुदाय हमें देखिए लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर पहुंचा दिया। भाई लोकसभा में पहुंचा इंजीनियर प्रवीण निषाद को, बाबूराम निषाद हैं, विधान परिषद में खुद हुई, 11 विधायक हमारे विधानसभा में है और मैं खुद कैबिनेट में बैठा। तो ये 5 जो स्तंभ है वो अगर हमने निषाद पार्टी ने पहुंचाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी चर्चा कर लिए उतनी कम है और आपका संघर्ष बहुत बड़ा है और हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल समय की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आपने यहाँ पर ये घोषणा की है कि इस बार आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके अगर बेटों की बात की जाए, क्योंकि सांसद है, विधायक हैं, बीजेपी से सिंबल से वो चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह का जो आपका परफॉर्मेंस है, किस तरह से आप इस लोकसभा चुनाव को देखते हैं पार्टी के लिए? ऐड ऑन करना चाहेंगे, आपकी अभी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात हुई है अभी 3 दिन पहले। कितनी सीटों पर इस बार आपकी डिमांड है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब राजभर की भी एनडीए में एंट्री हो गई है? देखिए, भगवान राम और निषाद राज को गले लगाए थे तो उस समय सीट के लिए नहीं गले लगाए थे, जीत के लिए, रावण को खत्म करने के लिए, जीत के लिए गले। तो मैं जीत में बदलने के लिए हूँ। 2000 सपा बसपा 2019 में एक हो गई थी, मैं जीत के लिए आया। ये दुख देने वाले हैं, एक फाइल गायब कराने वाले, आरक्षण खाने वाले, वर्ग 3 की जमीन, वर्ग 4 मछुआरों का हिस्सा खाने वाले लोग हैं, इनको हटाया जाए। तो ये जीत में बदलने के लिए मैं उनके साथ आया और 2022 में आपने देखा बुला के सीट दिया और 15 सीटें दिया, हमने कुछ लिया नहीं और 11 हारी हुई सीट लिया था जिसमें 9 हमने जीता। 15 सीट में 5 उनके सिंबल से लिया। तो आज के दिन में हमने वकील भेजने के लिए और विधानसभा में हमने अपना सिंबल पहुंचा दिया
हमने विधान परिषद में पहुंचा दिया, तो अब लोकसभा में भी हमारा सिंबल पहुंचे, क्योंकि सिंबल ही एक ऐसा चीज है कि उसको हम सदन का नेता बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, कैबिनेट में पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अपने भोजन भरी थाली से हम लोकसभा में पहुंचेंगे, ये हम वादा करते हैं। और बड़े भाई आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निश्चित रूप से बड़े भाई जो है छोटे भाई का आपको न्यूज स्टेट की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। प्लस